सर, आपने तो अपने जीवन में सरकारों को बनते बिगड़ते देखा है। अब जो फिलहाल जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो उसमें देश को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? राजनीति को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, राजनीति तो उसका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, उसमें समय के साथ कुछ ना कुछ बदलाव तो आते हैं। और कुछ आर्थिक रूप से समृद्धि जो है वो भी राजनीतिक सोच पे असर डालती है। साधारण से साधारण कार्यकर्ता हो राजनीति का, कोई बड़ा अपने आप को नेता समझने वाला हो, पार्टी की विचारधारा में भी परिवर्तन आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर भी जो आम मतदाता है वो बहुत नजर नहीं आता कि वो आपकी ये जो परिवर्तन है या सोच बदल रही है, इसमें आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत तीखी नजरों से इन गतिविधियों को देखता है। और इसलिए मैं भारत का जो वोटर है उसको, साधारण से साधारण वोटर को भी राजनीतिक जब वो निर्णय लेता है तो वो आगे की सोचता है, दूरगामी सोच को लेके वो निर्णय लेता है। तो इस बार वो किसकी तरफ निर्णय लेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, उसका निर्णय क्या समय के साथ होगा, ये तो वैसे तो चुनाव के परिणाम आने पे ही है, लेकिन मेरा 52 साल का जो राजनीतिक अनुभव है उससे मैं ये सोचता हूँ कि एक चर्निंग आम जो वोटर है उसके मन में चल रही है, और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो भ्रामक रूप भी रखती थी, लेकिन अब उस भ्रामकता से वो कुछ ना कुछ बाहर निकल के आ रहा है। और हो सकता है कि उसका ये निर्णय एक मजबूत प्रजातंत्र के लिए अच्छी सोच हो। और इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि जो चर्निंग है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, जो उसके मन में जो चल रहा है, उसके दिमाग में जो चल रहा है, वो कुछ चीजें साफ तौर पे उसको नजर आने लगी हैं। और सबसे बड़ी उसकी नजर इस बात पे है, क्या मेरा जो पर्सनल लिबर्टी, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या मेरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आजादी, ये उसके मन में एक बड़ा सवाल है। और उससे वो फिर जो सरकार है, या आगे कोई सरकार यही रहे या दूसरी सरकार बने, इस बारे में भी वो सोचता है। और तीसरी बात ये है कि वो देश की अखंडता जी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं कई बार सोचता हूँ कि 2026 की जो डिलिमिटेशन है उसके बारे में हमारे जो राष्ट्रीय दल हैं या राष्ट्रीय नेता हैं, उनका क्या विचार बनता है कि क्या वो जनगणना के आधार पे उन जो एमएलए या एमपी के चुनाव क्षेत्र हैं उसी हिसाब से बढ़ाएंगे जैसे जनगणना बढ़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका मैं ये समझता हूँ कि जो भी जागरूक समाज है, मतलब सामाजिक रूप से जो इन घटनाओं से परिचित है, उसके मन में एक शंका जगी कि कहीं इसी रूप में जिसमें कि पुनर्गठन या डिलिमिटेशन जो होती है
वो जनगणना के आधार पे हुई तो देश को एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब 2007 में डिलिमिटेशन हुआ था, तब ये बात आई थी कि आज़ादी के बाद बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां जनगणना के हिसाब से आबादी बढ़ गई, कहीं कहीं तो 20% 25% बढ़ी है, और कई ऐसे राज्य भी हैं जहां जनगणना में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। तो खास तौर पे जो दक्षिण के राज्य हैं जैसे केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, और उस टाइम तो आंध्र प्रदेश एक ही राज्य था, तो तेलंगाना, ये 5-6 राज्य ऐसे हैं जिनको जनगणना के हिसाब से सीटों का नुकसान हो रहा था। तो तब ये निर्णय लिया गया, और वो सही निर्णय था कि 2026 तक हम डिलिमिटेशन तो करेंगे, विधानसभा क्षेत्रों की भी करेंगे, पार्लियामेंट की, लोकसभा की भी करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ सीट नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। तो उससे स्थिति बच गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए कि हम इस दिशा में 2026 में क्या निर्णय लेते हैं, और इसीलिए कह रहा कि इस देश को इकट्ठा रखना ये एक सवाल है जो आम साधारण जो जिसको मैं ये कहूँ कि जो राजनीति को समझता है, बेशक साधारण हो, उसके मन में ये सवाल है कि ये देश की अखंडता का भी प्रश्न है। इसी तरह संविधान की बात है जी। संविधान के बारे में लोगों के मन में ये है कि जिस तरह के बदलाव संविधान में अभी, बल्कि आज मैं एक खबर पढ़ रहा था अखबार में कि एक कैंडिडेट ने, बीजेपी के कैंडिडेट ने इस नाम की वोट मांगी है कि 400 नंबर हम पार करेंगे तभी संविधान को बदलेंगे। हाँ, कल फिर मांगी है, मेरठ में भी मांगी है। तो ये इससे इन चीजों से हमारे को, आम मतदाता को जागरूक करना भी चाहिए, जो कर सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि हर आदमी को वोट देने का अधिकार है, मैं ये कहता हूं कि उसके साथ साथ ये भी है कि हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसको मजबूत करना जरूरी है। और जब वोट डालने की बात आती है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मजबूत करना जरूरी है। कहीं ये जनगण मन जो है, इसका बड़ा भारी मतलब है, ये देश की जनता का अधिनायकवाद है या डिक्टेटरशिप, आम जनता की, और इसकी दिशा बदलने का कोई प्रयास करेगा तो भारत की अखंडता को, भारत के संविधान को, स्वतंत्र आजादी को, ख्यालों की अभिव्यक्ति को, इनको ये बहुत बड़ी चीजें हैं जिनके बारे में सोचा जा रहा है। सर, गांधी परिवार से आपकी नजदीकियों का अक्सर जिक्र होता है। अब फिर से आप कांग्रेस में हैं, खुद को कांग्रेस में अब किस भूमिका में देखना चाहते हैं? मैं तो, मेरा अपना तो ये सोच है कि जैसे मैंने अभी ये बातें बताई जी, इनकी रक्षा करने के लिए हमारे को इस देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में साधारण तौर पे एक बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा, जिससे कि हम हर व्यक्ति को संपर्क में ला सकें। और मेरा अपना ये मानना है, गांधी परिवार के, जैसे आपने बात कही, गांधी परिवार के बारे में परिवारवाद के नाम से कोई किसी की कितनी निखेधी करे, क्रिटिसाइज करे, लेकिन मैं 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ। जब भी कांग्रेस कमजोर होती थी तो यही बात सामने आती थी कि अगर गांधी परिवार कांग्रेस में अपने को ये समझता है कि मेरे को कांग्रेस को संभाल के रखना है, तो कांग्रेस बचती थी। और कांग्रेस बचती थी तो आम साधारण आदमी भी ये कहता था कि कांग्रेस बचेगी तो देश भी बचेगा।
तो इसलिए गांधी परिवार की भूमिका को कोई ये मान के चले कि सिर्फ परिवार के हिसाब से है, नहीं, पैन इंडिया अगर आज भी कोई पार्टी है जी। अब मेरा बेटा जो मेंबर पार्लियामेंट है ब्रजेंद्र जी। सिंह यही कह रहा था कि डैडी आसाम में राहुल गांधी जाए तब भी लंबी भीड़ लोगों की देखने के लिए, सुनने के लिए, केरला में जाए तब भी ऐसा ही, गुजरात में जाए तब। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें ठीक है कि एक विचारधारा के हिसाब से आप परिवारवाद की बात करो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस के लिए भी और देश की प्रजातंत्र के लिए गांधी परिवार की एक बहुत अहम भूमिका रही है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी के माध्यम से, राहुल गांधी आपने देखा होगा पिछले 6-7 साल में जो यात्राएं उन्होंने की हैं और जो उनकी एक सोच बनी है, उससे सिर्फ आप देखने नहीं आते, उसकी विचारधारा को भी लोग ये कहते हैं कि हाँ, जिस लड़ाई को लेके आगे बढ़ रहे हैं लड़ाई सही है। मनोहर लाल जी के साथ भी आपकी काफी नजदीकियां रही हैं। आप अलग अलग, जब मनोहर लाल को जरूरत थी तो आपने अलग अलग हलकों के लोगों को भी उनसे मिलवाया, उनकी मीटिंगें भी कराई, और मतलब एक जो गैप उनका पब्लिक कनेक्ट था वो खत्म, जो गैप हो रहा था, तो वो पब्लिक कनेक्ट कराने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो जो ये 9.5 साल का जो मनोहर लाल का जो कार्यकाल लगभग रहा है, तो उसको आप कितने नंबर देना चाहते हैं, उसको किस नजरिए से देखते हैं? नंबर तो मैं नहीं देता कभी भी किसी को, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे 9.5 साल जैसे रहे वो, लेकिन उन्होंने शायद कुछ अपने कामों में भी दक्षता दिखाई हो, लेकिन अपने आप को राजनीतिक पृष्ठभूमि से, क्योंकि वो थे नहीं, वो क्या बोलते हैं आरएसएस से आए थे, प्रचारक थे, बिल्कुल। तो राजनीतिक के रूप में वो एक किस्म से कामयाब नहीं हुए, और इसीलिए आपने देखा कि 75 पार की बात करने वाले 10 की 10 सीटों की अब बात कर रहे हैं। ये गैर राजनीतिक होना, राजनीतिक, और हरियाणा का वोटर तो पूरा राजनीतिक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें वो एक किस्म से सफल नहीं हुए। और मैं ये भी मानता हूं कि सिर्फ मन अच्छा हो, काम अच्छे करने की इच्छा हो, लेकिन वो काम जनता में स्वीकार्य ना हो, तो फिर उसके अच्छे की कोई बात बचती नहीं। बिल्कुल। अब आपने आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से अनेक कदम उठाए हैं, मैं उन कदमों को बुरा नहीं मानता, अच्छे कदम, लेकिन जनता में तो उनका उल्टा असर हुआ। फैमिली आईडी की बात करी, आज हर आदमी जो परेशानी महसूस करता है, अपने किसान के बारे में फसल का ब्यौरा देने की बात करी, क्रॉप इंश्योरेंस की बात करी, ये सारी चीजें आप मान के चलो कि लोगों में स्वीकार्य नहीं हुई, क्योंकि वही बात कि आपने उसका राजनीतिक दृष्टिकोण से उन चीजों को नहीं रखा। वो तो आप तो ये समझते रहे कि जो हम कर रहे हैं जनता भी यही चाहती है, लेकिन नहीं, जनता से मैं तो यहां तक बोलता हूं कि सिर्फ मनोहर लाल जी की बात नहीं, किसान के बारे में जब 3 बिल भारत सरकार लेके आई, बीजेपी की सरकार, बिल्कुल, वो भी उनको महंगा पड़ा, क्योंकि उन्होंने किसी से बात ही नहीं की। बिल्कुल। मैं तो खुद बीजेपी का एमपी था उस वक्त, मेरे को ये लगता था कि कम से कम पूछना चाहिए, इतने किसान संगठन है, उनसे बात करनी चाहिए, किसान वैज्ञानिक हैं, किसान अर्थशास्त्री हैं खेती के, बिल्कुल, उनसे पूछना चाहिए। तो ये एक सोच है, और वो सोच ये है कि हमारी विचारधारा की बड़ी ताकत हमारा धर्म के प्रति एक आस्था, और उस आस्था के माध्यम से हम सब कुछ लोगों को
खुश करके रख सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं कामयाब हुए इन बातों में। और ये बातें सामाजिक रूप से अब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने शुरू में सवाल जी किया था, जी कि अब लोगों को समझ आने लगी। बिल्कुल। जब 2014 में कांग्रेस छोड़ गया, भाजपा गए, तो आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाए थे। अब ज्वाइनिंग हुई, उस समय भी हुड्डा वहां मौजूद थे, आपने भी उनकी तारीफ की। तो अब कांग्रेस में हरियाणा में नेता कौन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या आप? देखिए, नेता तो एक होता है और वो होता है राष्ट्रीय स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर पे एक समय में इंदिरा गांधी थी, दूसरी बार राजीव गांधी थे, फिर सोनिया गांधी। चाहे कुछ भी कहें, सोनिया गांधी जी का भी बड़ा 17 साल वो कांग्रेस अध्यक्ष रही है। बिल्कुल। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब कांग्रेस को सोनिया गांधी जी की जरूरत थी तो बड़े उनको बहुत कुछ कहा गया कि आप कांग्रेस को संभालो। उस समय हमारे पास सिर्फ 4 स्टेट थी। हाँ जी, बिल्कुल। 4 स्टेट में कांग्रेस का राज बचा था, और सोनिया गांधी जी के कांग्रेस को अपने साथ जुड़ने में जी 1.5 साल के अंदर अंदर 14 राज्यों में कांग्रेस आई। बिल्कुल। तो स्टेट लीडरशिप को, जैसे आपने कहा कि स्टेट लीडरशिप में तो आप जितनों को प्राथमिकता देंगे, कार्यकर्ता के मन में ये बात आए कि हमारे जो भी लीडर हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस के, उनका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। किसी का किसी क्षेत्र में प्रभाव है, किसी का किसी समाज के किसी विशेष अंग पे प्रभाव है, किसी का किसी विशेष जाति में प्रभाव है। उनको सबको महत्वपूर्ण बना के रखना, वो सेंट्रल लीडरशिप का, केंद्रीय जो हमारी पार्लियामेंट, हमारा हाई कमांड है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसलिए आप, मैं हूं या कौन है, मैं तो अभी नया नया आया हूं, लेकिन ये ठीक है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। और लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि किन कारणों से पिछले 10-12 साल से संगठन नहीं बन रहा। जी जी जी। मैं ये कहता हूँ कि संगठन भी, मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम सब मिलके इस बात की सहमति जरूर करें कि संगठन जल्दी बने। जी। संगठन से ही आप अपने पार्टी को मजबूत कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं होता। हरियाणा कांग्रेस को आज के दिन 2 गुटों में देखा जाता है, एक हुड्डा कांग्रेस बोला जाता है, दूसरा SRK। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह किस तरफ होंगे, या ये कोई अलग रास्ता होगा? देखिए, नंबर 1 बात तो ये है कि ये आपके मीडिया की वो हैं कि क्या बोला, SRK। एक आप SRK बना दिया आपने, एक हुड्डा जी को बना दिया। इन चीजों का कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन इतना जरूर है, मैं प्रयास करूंगा कि कहीं अगर मेरे प्रयास से हम आपकी जो ये 2 लाइनें हैं इनको ठीक कर सके, एक लाइन, तो कम से कम प्रेस को ये एहसास होगा कि मेरे आने से मैंने अपनी एक भूमिका, निष्पक्ष रूप से मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस का संगठन, और संगठन बनेगा तो कांग्रेस एक नजर आएगी। बिल्कुल। अब नहीं है संगठन तो बिल्कुल, तो आदमी कोई किसी का बोलता है, कोई किसी का। हरियाणा की राजनीति को फिलहाल किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि देखिए 10 साल से, लगभग 9.5 साल से भाजपा सत्ता में है, और अब अक्टूबर में फिर विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के तुरंत बाद ही समझे हम, तो कहाँ खड़ा देखते हैं विधानसभा के नजरिए से कांग्रेस को? विधानसभा के नजरिए से तो देखो, पार्लियामेंट का जो ये चुनाव है जिसमें 10 सीटें हरियाणा में, कौन कितनी सीटें लेता है, इसका भी विधानसभा पे असर पड़ेगा जी। अब कोई कहे कि हम 10 की 10 सीट जीत रहे हैं और वो जीते ना 3 भी जी,
तो ये मान लो कि उसका असर ये पड़ेगा कि 10 सीटें क्लेम करने वाले की अब हरियाणा में कमजोरी है उनकी, जो उनका जोड़ा उठाया समय आ गया। जुड़ने वाले जो लोग हैं वो पीछे हट गए हैं। जी। और अगर कोई कहे कि नहीं परिणाम के जो है वो 10 नहीं तो 8 सीटें ले ली, 9 सीटें ले ली, जैसे मैं अभी एक किसी एजेंसी ने सर्वे किया है, उसमें कह रहे थे कि बीजेपी को तो 9 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 1 मिलेगी। फिर वही सर्वे ये कहता है कि 2 सीटों पे 50-50 है, फाइट है। हाँ बिल्कुल। तो वो 3 मान के भी अगर हम चलें तो 3 की 5 होते 6 होते भी कुछ नहीं पता लगता। तो हरियाणा का ट्रेंड जो है मेरे हिसाब से, मैं इसलिए नहीं कि मैं आज कांग्रेस में आ रहा हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरे को जो लोगों की सोच है उसको मैं पढ़ते हुए ये बोल सकता हूँ कि कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है और लोग अपनी सोच को बदल रहे हैं। वो किस स्पीड से बदलते हैं, अगर वो स्पीड अप हो गई तो बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे, और स्पीड अप नहीं हुई, स्लो हुई, तो परिणाम जितने स्पीड अप से हो सकते हैं वैसे परिणाम नहीं हो सकते, लेकिन बदल रहे हैं। जी। और बदल इस कदर रहे हैं कि मुझे लगता है कि आश्चर्यजनक भी हो सकता है परिणाम। जी, मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे। 42 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद आप करीब 10 साल भाजपा में रहे। विभिन्न मौकों पर आपने मीडिया को भी और सार्वजनिक मंचों पे भी साफ कहा है कि मैं गांधी परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। अब 9.5 साल 10 साल आप भाजपा में रह आए हैं, तो क्या मोदी, शाह या फिर कुछ ऐसे लोग जिनके खिलाफ अब आप कांग्रेस में होते हुए ना बोलने, ऐसा कुछ भी तय किया है क्या? देखिए, अभी मैंने आपको जवाब दिया मनोहर लाल जी के बारे में। बिल्कुल। तो मुझे अच्छी बात कही ना कोई। बिल्कुल। तो मैं ये सोचता हूँ कि पार्टी की विचारधारा पे तो आप खुल के, अगर सही नहीं मानते तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि लोगों को जागृत करने का भी आपका एक काम है, एक राजनीतिक होने के नाते। लेकिन व्यक्ति विशेष के बारे में गलत बातें करना, छोटी बात करना, वो लोगों को भी पसंद नहीं आती, लेकिन कई लोग अपने से ऊपर वालों को खुश करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि 10 साल मेरा यहाँ मैं रहा हूँ और मेरे जो मतभेद भी मैं कहूँ या मेरे विचारधारा के, कांग्रेस की विचारधारा जो 42 साल मैं जिसमें रहा उससे मैं बाहर नहीं निकल सका, और निकलने की कोशिश भी की तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं कभी जुड़ने की सहमति नहीं थी मेरी जी। तो इसलिए व्यक्तियों की निंदा करना या उनके चरित्र पे कुछ बात करना वो ठीक नहीं मानता।